नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। जैसे आज हमारा घटना चक्र सीरीज चल रहा है, जिसका आज हमारा लगभग 7वां वीडियो है हमारा, जिसके अंदर हम आज शासन प्रणाली के अंदर पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और इतना ध्यान देखिए कि ये जो चैप्टर है दिखने में तो बहुत आसान लगता है, परंतु ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिससे अधिकतर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि संसदीय प्रणाली क्या है या मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली क्या है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ये समझने में बहुत थोड़ा इसको अच्छे समझेंगे, ये इंसान ना समझ पाए ना, गलती होने के चांस यहाँ से बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखने में बहुत सिंपल लगते हैं कि ये हमारे भारत में तो होता ही है, तो हम लोग सभी जानते ही हैं, पर ऐसा सत्य नहीं है। लेकिन यहाँ शब्द जो होते हैं शब्द बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। हम लोग नॉर्मली ऊपर ऊपर जानते होते हैं, शब्दों को हम नहीं गौर करते हैं, पर यहाँ शब्दों को गौर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो है शब्द ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इस शब्दों के द्वारा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए हमारा क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, शासन प्रणाली। ठीक है, तो इसके साथ पढ़ेंगे हम इसी तरह का टर्म पॉइंटेड फॉर्म में हमने लिख लिया है। ठीक है, शासन प्रणाली है हमारा, इसको हमने पॉइंटेड फॉर्म में पहले से लिख के रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारे शासन प्रणाली जो है, हमारे मुख्यतः शासन प्रणाली यार किसी भी राज्य को चलाने के लिए शासन व्यवस्था होती है। शासन व्यवस्था मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार में है। हमारा पहला है क्या आपका कि राजतंत्र होता है, दूसरा है कुलीन तंत्र, तीसरा है तानाशाही या अधिनायक तंत्र, और चौथा है आपका लोकतंत्र या जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, जो इस समय का बहुत जो है सबसे अधिक लोकप्रिय है रूप है। ठीक, तो शासन पद्धति होता है क्या, तो शासन पद्धति हमारा ये होता है कि जनता के द्वारा ही जनता के ऊपर, जनता के लिए, ये जनता के लिए भलाई के लिए इस प्रकार है उनके ऊपर शासन करने का होता है। जनता की भलाई के जनता के ऊपर। तो देखिए पहला हमारा है आपका राजतंत्र है। सबसे पहला आपका क्या है, राजतंत्र में क्या होता है, चारों तंत्र बताया, उसमें से राजतंत्र है पहला। राजतंत्र में क्या है कि राजतंत्र में होता है कि सबसे प्राचीनतम रूप है, ये अभी तक का सबसे प्राचीनतम, इससे पुराना कोई नहीं है। और राजतंत्र में क्या होता था कि जो अनुवांशिक उत्तराधिकारी होता था, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, जैसे कि हमने डायलॉग, फिल्म का डायलॉग भी है सुना होगा। तो उसी तरह है, इसमें राजा का बेटा राजा बनता था, और इसमें एक कोई पूरी शक्ति जो है एक व्यक्ति के अंतर्गत समाहित होती थी। और ये जो व्यक्ति होता था वो मुकुट, जिसे लिखा हुआ है कि वो राजमुकुट धारण करता था। ठीक है, तो ये आपका राजतंत्र हो गया। दूसरा है आपका कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र क्या होता है, जिसे इंग्लिश में अरिस्टोक्रेसी भी कहते हैं। यह शासन का वह रूप है, राजनीतिक सत्ता का निवास थोड़े से लोगों में होता है। ठीक है, जैसे कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं जो पूरी सत्ता का जो उपयोग करते हैं, सत्ता का उपभोग करते हैं। तो ये मुट्ठी भर लोग कौन होते थे, मुट्ठी लोग वो अधिकतर वही होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, या रसोद्धार होते हैं, या बिजनेसमैन लोग होते हैं। तो यही लोग होते हैं ये जो कि कुलीन तंत्र के अंतर्गत ये अपना चलाते हैं, राज्य की सत्ता चलाते हैं। तीसरा क्या है आपका तानाशाही। तीसरा क्या है, तानाशाही, जिसे अधिनायक तंत्र या डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। तो ये क्या है, तो इसमें क्या है कि जो भी शासन का जो मेन राष्ट्राध्यक्ष या जो होता है, तो वो क्या होता है, ये डर और भय, बल और डर के माध्यम से लोगों के अंदर अपना जो है सत्ता पे काबू रहता है। एक प्रकार से एक व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है, जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ना ही इससे कोई इससे प्रश्न कोई पूछता है। तो चौथा देखते हैं। चौथा देखिए, चौथा तो ये हमारा प्रजातंत्र, या वर्तमान समय जिसको हम लोग लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कहते हैं, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबसे ज़्यादा फेमस भी हुआ, और सबसे ज़्यादा ये क्या है आपका लोकप्रिय भी हुआ। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या था, सत्ता जो है जनता में निवास करता है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है, ये सत्ता कहाँ निवास करती है, जनता में निवास करता है। जनता क्या होती है, संप्रभु होता है। इसमें इसके कई रूप होते हैं, जैसे कि प्रमुख जिसमें से कई रूपों में है। लोकतंत्र में क्या अंतर्गत में बात कर रहा हूँ कि लोकतंत्र में के अंतर्गत जो है कई रूप होते हैं, जिसमें से मुख्य है आपका संघात्मक शासन या एकात्मक शासन। तो ये दो महत्वपूर्ण देखने को हमको मिलता है, संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, तो इस संघात्मक शासन को ही हम संसदीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन प्रणाली को अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये राज्य किसी भी कोई भी राज्य बनाने के लिए, कोई भी राज्य का निर्माण होने के लिए, बनने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें से देख लीजिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी राज्य के निर्माण होने के लिए कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण तत्व होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या आपका देख सकते हैं, संप्रभुता है, जनसंख्या है, भूभाग, सरकार या सत्ता है। ये चारों चीज़ होंगे तभी किसी चीज़ को हम राज्य कह सकते हैं, किसी राष्ट्र या राज्य कह सकते हैं। और इन सब में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, संप्रभुता। संप्रभुता सबसे सर्वोपरि है।
ये किसी देश या किसी राज्य को वास्तविक तौर पर राज्य कहने के लिए संप्रभुता का मतलब क्या होता है? वो अपनी इच्छा के अनुसार, कोई भी राज्य अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी अपने कार्य, अपने देश में कुछ भी कार्य कर सके, या अपने उसके अनुसार विदेश नीति निर्माण कर सके, उसके अनुसार आर्थिक नीतियाँ बना सके, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सके, तो संप्रभुता वो होती है। जैसे कि हमारा मान के 1947 से पहले हमारा देश राज्य तथा जनसंख्या भी था, भूमि भी था, ठीक है, और सरकार सत्ता भी थी, ठीक है, सब कुछ था, पर संप्रभुता नहीं थी। देशवासियों के पास संप्रभुता नहीं थी, जनता की संप्रभुता नहीं थी, ना ही राष्ट्राध्यक्ष की संप्रभुता थी जो अपने देश के लिए कुछ भी खास कर सके। तो वास्तविक मानों में 1947 से पहले हमारा देश जो था राज्य नहीं था, ठीक है। वो 1947 के बाद जब हमारा 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तब जाके हमारा देश क्या हुआ, वास्तविक तौर पे राज्य हुआ, ठीक है। तब हमारी क्या हुई, तब हमें जाके संप्रभुता मिली और अपनी इच्छा के अनुसार हम कुछ भी अपने देश में कर सकते थे। तो देखिए क्या लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, ठीक है। तो जब देश हमारा बना तो उसमें क्या किया गया, उसमें हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, एक था हमारा अध्यात्मक शासन प्रणाली और दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली। किसको अपनाया गया, तो हमारे संविधान विचारकों ने जो है कि संसदीय शासन प्रणाली को बहुत उचित माना और इसी को अपनाया, ठीक है। क्योंकि इसमें जो संसदीय प्रणाली में क्या है कि जितने प्रतिनिधि होते हैं सभी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। अभी हमने जो है कि 1947 से पहले जो है कि अभी तक हमने देखा था कि बस क्राउन या राजा का ही कथे, जिसमें जनता कोई भागीदारी नहीं होता था। इसलिए क्या हुआ था कि जब देश आज़ाद करने में सभी जनता की भागीदारी हुई थी, इसलिए देश को चलाने में भी सभी जनता का भागीदारी होना जरूरी था। उसी के तहत क्या हुआ कि संसदीय शासन व्यवस्था को चुना गया था। तो देखिए संसदीय प्रणाली क्या है कि संसदीय प्रणाली को हम लोग मंत्रिमंडलीय प्रणाली या उत्तरदायित्व शासन प्रणाली भी कहते हैं। तो इस प्रणाली में क्या होता है कि देखिए क्या लिखा है, संसद, इसी प्रणाली में क्या होता है, संसदीय प्रणाली में कि विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है, ठीक है। संसद क्या होता है, विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। विधि निर्माण करना कहाँ से स्टार्ट होता है, संसद से ही होता है। एवं कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होता है, ठीक है। तो ये देखिए संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता होती है यही, अगर कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी संसद के प्रति जवाबदेह होता है। नहीं, कहीं कहीं ये पूछ देगा कि कार्यपालिका लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है या कहीं कहीं पूछ दे संसद के प्रति। तो अगर दोनों पूछ दे कि संसद लोकसभा दोनों ऑप्शन दे दे तो आप लोकसभा मारिएगा, परंतु अगर लोकसभा न दिया हो, सिर्फ संसद दिया हो तो संसद ही मारिएगा, ठीक है। तो ये दोनों के प्रति जवाबदेही होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति बहुमत तक रहता है, ठीक है। यानी कोई कार्यपालिका क्या है, विधायिका में जब तक विश्वास बहुमत दल है तब तक वो कार्यपालिका अपना कार्य करती रहेगी। जैसे ही विश्वास बहुमत या खत्म हो जाता है या छिन जाता है, जैसे देखेंगे बहुत बार गठबंधन की राजनीति होती है तो कुछ गठबंधन के लोग नेता उधर चले जाते हैं, तो क्या होता है, बहुमत समाप्त हो जाता है, जिससे क्या होता है, कार्यपालिका क्या हो जाती है, अपना काम करना बंद कर देती है। क्योंकि बहुमत जब तक है तभी तक आप काम करेंगे, जैसे बहुमत खत्म हो जाता है आपको अपने पद से हटना पड़ता है, क्योंकि विधायिका के प्रति आपको जवाबदेही बनती है। तो विधायिका में बहुमत रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो देखिए संसदीय प्रणाली, सबसे पहले हम जो है कि संसदीय प्रणाली की विशेषता को देख लेते हैं। संसदीय प्रणाली आखिर में होता क्या है और किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मुख्य रूप से अगर देखा है, संसदीय प्रणाली जो है कि वो उसे कहते हैं जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संसदीय प्रणाली उसके अंतर्गत आएगा। इसके अन्य भी आयाम है जिसके संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए तो सबसे पहला क्या है, ये मुख्य है कि विधायिका कार्यपालिका विधायिका और संसद या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या दूसरा होता है कि जो पीएम समेत संपूर्ण मंत्रिमंडल जो है संसद के प्रति जवाबदेह होता है, जब भी पता है हमको। नेक्स्ट है आपका कि पीएम निचला सदन का विघटन कर सकता है, ठीक है। ये संसदीय शासन व्यवस्था का गुण है कि पीएम निचला सदन का विघटन कर सकता है, जैसे भारत में हमें लोकसभा है निचला सदन। और नेक्स्ट क्या है कि नामिक और वास्तविक कार्यपालिका पाई जाती है। नामिक का अर्थात राष्ट्रपति, नामिक का मतलब क्या होता है, आपका राष्ट्रपति होता है। नामिक और वास्तविक क्या है, वास्तविक कौन है, कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री है, ठीक है। नामिक राष्ट्रपति है, यानी कि नामिक का मतलब यही होता है कि राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य होंगे। वास्तविक तौर पे करेगा कौन, तो वास्तविक तौर पे कौन करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, ठीक है। तो नामिक और वास्तविक कार्यपालिका होती है। नेक्स्ट है आपका कि बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, ठीक है।
तो ये हो गया जो कुछ है संसदीय शासन व्यवस्था के कुछ गुण हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दे इनमें से कि संसदीय शासन व्यवस्था के गुण कौन कौन से हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए ये है नेक्स्ट है आपका, संसदीय व्यवस्था का गुण देखें तो साथ ही साथ हम राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का भी गुण देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को हम एकात्मक शासन प्रणाली या अध्यात्मक शासन प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति जो इसमें किसी प्रकार का उत्तरदायी नहीं होता, किसी के लिए उत्तरदायी नहीं होता। ठीक है, तो इस राष्ट्रपति शासन या फिर अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मुख्य जो उदाहरण अगर देखेंगे तो यूएसए है। यूएसए क्या है, राष्ट्रपति शासन का एक जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन ही वहाँ पे है, चलती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उत्तरदायी नहीं होता। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति व राज्य व सरकार दोनों का मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति ही होता है। राज्य का मुखिया व सरकार का मुखिया दोनों का मुखिया क्या होता है, राष्ट्रपति ही होता है। जबकि भारत में राष्ट्र का मुखिया या राष्ट्र या राज्य का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है भारत में। और सरकार का मुखिया कौन है, हम लोग सभी जानते हैं प्रधानमंत्री है राज्य सरकार का मुखिया। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए हमें लिखा है कि राष्ट्रपति शासन में सत्ता केंद्रीकृत होता है। राष्ट्रपति शासन में सत्ता केंद्रीकृत होता है, राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है, सभी मैंने पढ़ चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्या होता है, देखिए अध्यात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति जो होता है वो मंत्री व सचिव की नियुक्ति स्वयं मतलब उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। वो अपने स्वयं से बिना किसी निर्वाचन के या चुनाव के वो नियुक्ति कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार राष्ट्रपति। अमेरिका में ऐसा है, और जबकि भारत में क्या है कि ऐसा नहीं है, वहाँ पे निर्वाचित होकर सभी मंत्री और सचिव जाते हैं। सचिव तो प्रशासनिक पद है, वो तो वहाँ से जाते हैं, IAS अधिकारी जो है उनकी प्रमोशन होकर वहाँ तक पहुँचते हैं। मंत्री मुख्यतः क्या है, वहाँ पे हमारे यहाँ निर्वाचित होकर जाते हैं। जबकि राष्ट्रपति यूएसए में ऐसा नहीं है, वहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा के अनुसार स्वेच्छा से मंत्री और सचिव की नियुक्ति कर सकता है। जैसे कि अभी देखें जब ट्रम्प सरकार थी तो वहाँ की ट्रम्प की बेटी जो थी मेलानिया ट्रम्प, वो भारत एक बार दौरे पर आई थी। तो भारत के दौरे पर आई थी, वो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आई थी, ना कि वो उनकी बेटी के तहत। ठीक है, तो वो अपने राष्ट्र का जो है कि उनकी तरफ से आई थी वो। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान में देखिए भारतीय संविधान वही है कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। ठीक, शक्तियों क्या है, स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। ये भी संसदीय गुण की व्यवस्था होती है, संसदीय व्यवस्था के गुण है। और देखिए क्या लिखा, ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। संसदीय अगर पूछा है कि जननी किसे, संसदीय शासन व्यवस्था का जननी किस देश को कहा जाता है, तो ब्रिटिश को कहा जाता है। इसलिए ब्रिटिश को कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश में सर्वप्रथम जो है कि संसदीय व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। और संसदीय व्यवस्था का शुभारंभ होने के कारण ही हम लोग इसको जो है कि संसदीय व्यवस्था को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। संसदीय व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन के संसद को हम वेस्टमिंस्टर ही कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना, तो ये देख लेते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन पूछ दे कल्याणकारी राज्य, ठीक है, कल्याणकारी राज्य के बारे में अगर बात कर दिया जाए, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें नहीं दिया है, दियो कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी हम जान जाते हैं अगले क्वेश्चन में जो है कि पूछेगा कल्याणकारी राज्य के बारे में। अगले कल्याणकारी के बारे में थोड़ा सुन लीजिए अच्छे से। तो देखिए संसदीय व्यवस्था के मूल तत्व जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नहीं थे। ठीक है, कल्याणकारी राज्य के मूल में, कल्याणकारी राज्य के मूल में क्या है, नागरिकों का ध्यान देना। नागरिकों में से विशेष रूप से क्या पूछ दिया अगर, तो विशेष रूप से कमजोर वर्ग, नागरिकों में, भारत के नागरिक में विशेष कमजोर वर्गों के पे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयास करते रहना, ये कल्याणकारी राज्य की मूल विशेषता होती है। तो कल्याणकारी राज्य में अगर देखा जाए तो केंद्र में वंचित वर्ग ही हैं। ठीक है, इसलिए देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम बनाती हैं या कोई भी स्कीम जो कल्याणकारी मुख्य रूप से रहती है, जैसे किसान सम्मान निधि हो गया, या अभी देखेंगे यूपी में भी श्रमिक पोर्टल जो बनाया गया है, श्रम कार्य योजना, तो ये मुख्य तरह से क्या है, ये दबे कुचले वर्ग यानी कमजोर वर्गों के लिए ही होता है। ये बड़े बड़े वर्ग जैसे कि किसान सम्मान निधि देखेंगे, छोटे किसान है ये उनके लिए स्कीम है, ना कि बड़े किसानों के लिए। और श्रमिक तो सभी को पता है, श्रमिक एक वर्ग होता ही है, निचला तबका का वर्ग होता है या कमजोर वर्ग होता है, तो ये उनके लिए स्कीम बनता है। तो कल्याणकारी मुख्य रूप से यही है कि कमजोर वर्गों के लिए काम करना। ठीक है, अगर मैं पूछ दें कि राज्य हर जगह, ये किस चीज़ का कथन है, कहाँ से कथन है, ये राज्य हर जगह है, ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, राज्य हर जगह पाया जाता है। ठीक, और देख लेते हैं तो भारतीय संविधान का दर्शन किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान का दर्शन तो
भारतीय संविधान का दर्शन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं देख लेते हैं। तो उद्देशिका में जो निर्मित कहा गया है ना, उद्देशिका के जो सर्वोच्च है जैसे कि कल्याणकारी, समाजवादी, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, भारतीय संविधान के दर्शन होते हैं। उसके अलावा राजनीतिक समानता, न्याय प्राप्त हो, वह पंथ निर्विचारता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य इत्यादि जो है भारतीय संविधान के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये परिसंघीय देख लीजिए, परिसंघीय किसे कहता है, परिसंघीय संघवाद या परिसंघीय देख लेते हैं। तो परिसंघीय का तात्पर्य इससे होता है जिसमें, परिसंघीय का तात्पर्य ये हुआ कि जिसमें एकात्मक एवं संघात्मक दोनों के गुण शामिल होते हैं, तो उसे परिसंघीय कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत प्रणाली में क्या है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें विभिन्न राज्य एक समान उद्देश्यों के लिए एक साथ संयुक्त होकर चलते हैं, एवं उसकी अपनी राज्यों की क्या होती है, इनकी अपनी विधायिका कार्यकारिणी होती है, परंतु शक्तियाँ क्या होता है, शक्तियाँ जो है, शक्ति ऊपर केंद्र की सीमाएं होती है। केंद्र की सीमाएं मतलब केंद्र ही सबसे ज़्यादा ऊपर सर्वोच्च होता है। ये हो गया परिसंघीय व्यवस्था के लक्षण। ठीक है, और चलते हैं दूसरे, नेक्स्ट चलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देख लेंगे, देखिए इसमें लिखा नहीं अपनी तरफ से बोल रहे, इसको सुन लीजिए अच्छे से। तो भारतीय राज्य व्यवस्था देख लेते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या आता है, देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था दोनों में अंतर है। तो दोनों को अच्छे से समझिए, क्योंकि दोनों में कन्फ्यूज हो जाता है कि संसदीय व्यवस्था क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। तो ये दोनों को देख लेते हैं। तो देखिए संसदीय व्यवस्था जैसे बता दिया कि मुख्य तौर से क्या है, कि संसद विधायिका के प्रति, कार्यपालिका और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य व्यवस्था में क्या है, राज्य व्यवस्था हमारा क्या है, हमारा भारत का राज्य व्यवस्था है लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक या गणतांत्रिक। ठीक है, ये राज्य व्यवस्था है। क्यों राज्य व्यवस्था है, क्योंकि जनता द्वारा, जो जनता अपने मतदान द्वारा प्रतिनिधियों का चयन करती है, यही प्रतिनिधि क्या करते हैं, सत्ता का संचालन करते हैं। तो इसलिए भारत में क्या है, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था बता दी, राज्य व्यवस्था है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके तहत राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि भारतीय जनता को, साधारण जो महिलाएं होती हैं, पुरुष जनता होती हैं, उनको क्या होता है, बुद्धि और चरित्र में क्रियाशील व विकसित बनाता है। यानी का कार्य क्या होता है, इसे राज्य व्यवस्था के कारण क्या हुआ है, लोकतंत्र होने से कारण क्या होता है, ये लोग जब वोट देने जाते हैं तो अपनी समझ व विचार के माध्यम से अपने फायदे नुकसान देखकर लोग वोट डालते हैं। तो वोट डालने से क्या होता है, इनके पुरुष और महिला जो भी है, गरीब तबका भी है, नीचे का भी तबका है, तो उनके बुद्धि मतलब क्या होती है, थोड़ी विकास होता है, उनका सोचने समझने की उनकी शक्ति का विकास होता है, जिससे वो अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये राज्य व्यवस्था हो गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं। तो ये और देख लेते हैं कि ये है कि देखिए, अगर संसदीय प्रणाली की बात करें, संसदीय प्रणाली, संसदीय का बात करें कि संसदीय प्रणाली में, संसदीय प्रणाली का शक्ति का स्रोत कौन सा है, संसदीय प्रणाली शक्ति का स्रोत क्या है, तो है संविधान। ठीक है, संविधान क्या है, शक्ति का स्रोत है संसदीय प्रणाली में। और जबकि अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था को पूछ ले, भारतीय राज्य व्यवस्था का शक्ति का स्रोत कौन है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था का शक्ति का स्रोत कौन है, आपका जनता है। जनता है, यहाँ से मिलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत की संघीय और क्या गया, संघीय, देखिए आप ऊपर दिया होगा, भारतीय की संघात्मक या संघीय जो है कि कौन कौन से गुण हैं, उनको देख लेते हैं। दिया इसमें कि नहीं, देखते हैं। चलिए, लग रहा है कि इसमें नहीं दिया है, चलिए हम देख लेते हैं, अपने मुँह से देख लेते हैं। देखिए इसमें जाएंगे तो इसमें दिया होगा, प्रणाली में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए संघीय व्यवस्था यहाँ पे दिया है। तो चलिए हम देख लेते हैं वैसे कि भारत की संघात्मक जो लक्षण कौन कौन से हैं, तो बस ऐसे ही देख ले, सुन लीजिए अच्छे से, कौन कौन से हैं। लिखित संविधान है, संघात्मक लक्षण में बात कर रहा हूँ, लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, और द्विसदनीय विधानमंडल, और केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये सब सारे क्या हो गए, संघात्मक लक्षण के उदाहरण हो गए। और एकात्मक लक्षण के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण में देख लेते हैं। क्या, एकल नागरिकता हो गई, एकल नागरिकता, राज्यपालों की नियुक्ति, आपातकाल घोषणा, संसद की शक्ति, संवैधानिक संकट, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, और सशक्त केंद्र। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, हमारे एकात्मक लक्षण हो गए। तो एकात्मक लक्षण का मतलब यही हुआ कि जिसमें एकात्मक मतलब जो केंद्र जो सर्वोच्च है, केंद्र के अलावा राज्य इसमें शक्ति प्राप्त नहीं है उन चीज़ों के लिए, तो वो हमारा एकात्मक हो गया। संघीय का मतलब ये हो गया कि इसमें राज्य और संघ दोनों को शक्तियाँ बराबर रूप से प्राप्त है, तो वो संघीय हो गया। अब देख लेते हैं, कोई कहता है कि भारतीय गणतंत्र, इसका आशय क्या है, तो भारतीय गणतंत्र इसका आशय यही है कि जो प्रशासनिक व सर्वोच्च पद, देखिए आप लिखा हुआ है, राष्ट्रपति, जो राज्य का मुखिया या राज्य का अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो क्या होता है, वो निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है, न कि आनुवंशिक रूप में आता है। ठीक है, तो ये गणतंत्र का मतलब हो गया। तो आप चलते हैं क्वेश्चन पर चलते हैं, बाकी ये सब देख लीजिए, ये सब दिया हुआ है। अगर बाई द वे पूछते हैं कि जैसे कि
कि भारत का संविधान जो है कैसा है, मतलब संघीय है कि एकात्मक है, मतलब संघात्मक है कि एकात्मक है, ये पूछ दिया गया। तो देखेंगे संघीय है, ना कि संघात्मक है, ना ही एकात्मक है। ये दोनों के लक्षण लिए हुए, दोनों का मिक्सअप है, ठीक है। दोनों को लक्षण पाए जाते हैं। अभी हमने ऊपर देखा ना क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं दोनों में, एकात्मक संघात करके, तो ये होता है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, क्या प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो ध्वज, संप्रभुता, राजधानी या शासनाध्यक्ष। हमने कल बताया था कि संप्रभुता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाकर 1947 के बाद हमारा देश क्या हुआ, एक सही मायने में राज्य बना। क्योंकि 1947 पहले राज्य तो था, परंतु सब कुछ था, परंतु संप्रभुता नहीं थी, ठीक है। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। देखिए संप्रभुता के बारे में पूछ रहा है, संप्रभुता के संबंध में क्या क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो लिखा है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ऑप्शन 2 है आपका कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। ये दोनों में से कौन सा सही है? दोनों सही है, ये बताना है। केवल एक दो दोनों, तो एक दो में से कोई नहीं। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है आपका ए, केवल एक, ठीक है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ठीक है। राष्ट्रमंडल का सदस्य है, परंतु इससे संप्रभुता हमारी कम नहीं होती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किस प्रकार की शासन व्यवस्था? लोकतंत्रात्मक, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक या अर्ध लोकतंत्रात्मक। देखिए क्या पूछा है, शासन प्रणाली। देखिए यही होता है शासन प्रणाली और राज्य व्यवस्था, देखिए यही है, इसमें ध्यान देना पड़ता है। शासन प्रणाली किसी बात कहते हैं हम लोग, किसकी है, देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका सी, संसदात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। जब राज व्यवस्था या राज सत्ता बोले तब आप बोल सकते हैं उसमें किसका, तो लोकतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक होगा, ठीक है। तब होगा ये आपका लोकतंत्रात्मक, जब राज सत्ता बोले या राज व्यवस्था बोले तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका शासन व्यवस्था में, ऑप्शन ए है, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, या कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, या चौथा है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ये कौन सा सही है संसदात्मक शासन व्यवस्था का, ये बता रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ हुई थी? तो हमने पढ़ा था कि किसकी देन है, ये ब्रिटेन की देन है। तभी हम वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के संसद को वेस्टमिंस्टर ही कहा जाता है। जैसे हमारे भारत में संसद कहा जाता है संसद को, उसी तरह वहाँ के संसद को वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है, ये पूछा। संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, अध्याचात्मक सरकार या संघात्मक सरकार। तो कौन सा है हमारा, बाकी तीनों तो है, ये बी ऑप्शन अध्यात्मक सरकार नहीं है, देखिए हमारा अध्यात्मक सरकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा है भारत में भारत में संसदीय प्रणाली, देखिए क्या पूछा है, संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्यों है संसदीय प्रणाली लिया? पहला ऑप्शन दिया है कि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, या संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, या ऑप्शन सी है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसा कि आप पहले ही देख लिए होंगे कि इसमें ऑप्शन डी होगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये मुख्य है संसदीय प्रणाली को पहचानने का कि संसदीय प्रणाली है कि किसमें है, नहीं है। जबकि अगर देखेंगे अध्यात्मक प्रणाली होती है, उसमें उत्तरदायी नहीं होता, ठीक है, कार्यपालिका किसी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? बताना है कौन सा निहित है। पहला ऑप्शन है आपका मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। और तीसरा है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यही पूछा 1 2 केवल 3 2 3 या 1 2 3। तो ऑप्शन 1 है 1 और 2, क्योंकि राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता। राज्य का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, वो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछा है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, क्या लाभ है संसदीय स्वरूप का?
तो ऑप्शन दिया है कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ऑप्शन बी है यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। ऑप्शन सी है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। और ऑप्शन डी है सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी है आपका कि कार्यपालिका उत्तरदायी वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से एक को चुनिए तथा जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार को अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। मंत्रिमंडल सरकार को बताता है, इसके बारे में बताना है। पहला है ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। नेक्स्ट है कि ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और ऑप्शन सी है सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। और ऑप्शन डी है आपका कि उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिनका जनता पर निरंकुश हास्योन्मुख दशा में है। तो अब देखिए IAS प्री 2017 में पूछा है, थोड़ा हार्ड ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये उत्तरदायित्व वाला है, हाँ बन के उत्तरदायित्व मार दीजिए, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है संसदीय व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं, किसमें निहित होती हैं ये पूछ रहा है। राष्ट्रपति पद्धति की बात कर रहा है, ठीक है। क्या है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया आपका राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में या उच्च सदन में, किसमें होता है। ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति में होता है, ठीक है। समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, राष्ट्रपति में ही निहित होती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री में राष्ट्रपति से कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, उसी तरह राष्ट्रपति पद्धति में राष्ट्रपति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, कौन कौन से हैं ये पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन दिया आपका यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, 3 है कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, और नेक्स्ट है कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। देखिए क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। यह लोकतांत्रिक गणतंत्र सही है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार ये भी सही है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में ये भी सही है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, ये नहीं है, ये एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करता। ये दिया 1 2 3 1 2 2 3 4 सभी चारों, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा है कि भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है। तीसरा है कि भारत में लोकतांत्रिक समाज है। और चौथा भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो लिखा है ऑप्शन 1 2 1 2 3 2 3 4 या 1 2 3 4, यानी सभी चारों। तो ऑप्शन है डी, सभी चारों सही है।